इस वक्त आप जो मेमोरेंडम होता देख रही हैं, आप क्या समझती हैं कि ये JCPOA 2015 से किस हद तक मुख्तलिफ होगा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर बावर करवा सकेंगे कि मैं ओबामा से बेहतर मुआहिदा कर चुका हूं? देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें हम डिस्कस करते हैं JCPOA और 2026 के MOU के अंदर। अच्छा देखिए जी, सबसे पहली बात जो है ना वो ये रियलाइज करने वाली है कि JCPOA में ना कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि निगोशिएट हो रही थी मल्टीपल वर्ल्ड पावर्स के साथ, जहाँ यूरोप का भी कुछ एलिमेंट था और फिर इमीडिएटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। अच्छा, 2026 का जो ये MOU है, ये बायलैटरल एक US ईरान सीज फायर पहले है, फिर न्यूक्लियर जो डिटेल्स हैं कि क्या करना है, किस तरह से सबमिशन होगी, कहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम रखा जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये 60 दिनों के बाद निगोशिएशन होगी। तो एक तो फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि ये जो MOU है ना जी, ये इस चीज को जो हम डिप्लोमेसी की या इंटरनेशनल रिलेशंस की जबान को ज्यादा बेहतर समझता है। यहाँ अग्रीमेंट को परफेक्ट करने की बात नहीं हो रही। फिर जो बात हो रही है कि जी पहले आप स्टॉप करें वॉर को, जितने भी काइनेटिक एक्टिविटीज है, बाद में हम डिटेल सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि देखें पीस इज अ प्रोसेस। सही। अच्छा, JCPOA जो है ना वो बहुत ज्यादा एक मतलब वहां पे अगर हम देखें कि अगर हम सर्टेनिटी दो तीन फेजेस पे मैं जाना चाहूंगी। सबसे पहली बात जो JCPOA के अंदर जो अनलिमिटेड IAEA की इंस्पेक्शंस थी वो मौजूद थी। अच्छा, जो 2026 की जो MOU है ना उसके अंदर देखिए 8 सालों में इंस्पेक्शन गैप हुआ है 2018 से लेके 2026 तक। अब ये क्रेडिबिलिटी रिस्क है जो कि यूरोप ने भी पहले हाईलाइट किए थे कि पाकिस्तान इस डील को निगोशिएट कर रहा है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन सर्टेनिटी उतनी नहीं है जो JCPOA के साथ थे। तो ये एक टफर निगोशिएशन है, इसकी फेज्ड अप्रोच बड़ी अच्छी लेके हम चले। देखिए JCPOA के अंदर एक मल्टी पावर डायनामिक्स थे, जहां जो छोटे छोटे मीडिएटर्स थे, जिस तरह यूरोपियन कुछ कंट्रीज थी, उनका एक स्टांस था। यहाँ पे अनलाइक के US, UK, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ईरान वो पार्टीज थी, यहाँ पे पाकिस्तान सबसे अव्वल तौर पे और फिर कतार। इनकी एक सेंट्रल एक पोजीशन आ रही है जो कि फेज 2 के दौरान जब 60 दिनों के अंदर कि क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। अच्छा, फिर जो तीसरी बात है, अब देखें हमने ये US ईरान वॉर क्या प्रूव करती है कि ईरान के जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तरीकेकार हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो लेट्स से इन क्वेश्चन बात रखी गई थी काइनेटिक एसिमेट्रिक मेजर्स के तहत, वो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम था। JCPOA इसको एड्रेस नहीं करता था और ये एक मेजर रीजनल कंप्लेंट है। अब इसमें भी देखना पड़ेगा कि 2026 का मुद्दा भी बज़ाहिर तो नहीं बात करता, फेज 2 के अंदर भी सिर्फ न्यूक्लियर का जिक्र आ रहा है। यहाँ पे यूरोप की तरफ से भी एक कंसर्न है। अगेन मैं अगर पाकिस्तान के हवाले से करूं तो हमने ये भी एक चीज सिर्फ US और ईरान के मामले में नहीं नेविगेट करनी, मगर जो खासकर फेज 2 की बात है कि हमें किसी ना किसी तरह से यूरोपियन एक्सपेक्ट को भी इसके अंदर देखना बहुत जरूरी है। सहर साहिबा, आप क्या समझती हैं वो वॉर ट्रॉफी जिसकी तलाश के अंदर दश्त में मारे मारे डोनाल्ड ट्रंप फिर रहे थे, क्या ये MOU वो वॉर ट्रॉफी है, या फिर इसके 60 दिनों के बाद होने वाला जो मुआहिदा है वो उनके लिए वॉर ट्रॉफी होगी, या फिर वो वॉर ट्रॉफी उनके जहन में ही रह जाएगी, इस जहान में उनको मिलने वाली नहीं? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन आपने पहले भी बताई, जो एक बात की जा रही है कि इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि किसी तरह इस जंग से वो निकल आए, क्योंकि हो सकता है कि जंग में जाते हुए उन्होंने सोचा होगा कि किसी तरह वो ईरान को ओवर पावर कर लेंगे। इसराइल जो है बैक पर है और इसराइल की बेहेस्ट पर एक तरह से ये जंग शुरू की गई थी और अब एक तरह से एक फेस सेविंग मेजर है जिसको वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से हो ये रहा है कि वो बात छुप नहीं रही है, क्योंकि चाहे वो उनके अपने एलाइज हों, चाहे वो उनकी अपनी गवर्नमेंट हो, चाहे वो रीजनल पावर्स हों, सबने देख लिया कि अमेरिका की पावर कितनी है, अमेरिका की डोमिनेंस कितनी है। और जब अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो पता लगता है कि वो इतनी पावर या इतनी डोमिनेंस उनकी अब रही नहीं है, क्योंकि ईरान किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से जो है चैलेंज करेगा US अथॉरिटी को, US के सामने अपनी डिमांड्स रखेगा, सब कुछ होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेगा और फिर बाद में टोल लेके
जो भी है वो वहाँ पे मामलात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ओपन करेगा। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी फेस सेविंग जो है वो एक्टिविटी की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान ने भरपूर एक तरह से साथ दिया, यूएस का भी, और मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़ाहिर है डिप्लोमेटिकली जो है मामलात को सही भी किया, ईरान का भी साथ नहीं छोड़ा और साथ में अमेरिका को भी वो कंटेन करता रहा। क्योंकि अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखे हों कि कल सुबह ये जंग ख़त्म हो जाएगी, आज शाम को ये जंग ख़त्म हो जाएगी, तो उससे एक तरह का एक पैनिक था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी फॉरएवर एक वॉर बन जाए। और रीजन में जिस तरह की, क्योंकि ज़ाहिर है जितने भी उनके एलाइज हैं वो उनको ये फोर्स करते रहे कि आप ये किसी तरह इस जंग से निकल आएं, क्योंकि इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप देखें कल भी जो है जर्मनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जो एमओयू जो भी साइन होने वाला है उसमें लेबनान के हिसाब से जो एक बात की गई है कि लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए, उसको इसराइल को अपहोल्ड करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनके एलाइज हैं वो भी ये बात समझते हैं कि अगर किसी और चीज़ पर प्रॉब्लम ना भी हो तो लेबनान में जो सीज फायर है उसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होगा। तो ये जिस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं ये इनके हाथ से तभी स्लिप हो सकती है अगर यूएस जो है इसराइल को कंटेन करने में नाकाम हो जाता है, क्योंकि असल प्रॉब्लम जो है वो यही है कि ये यूएस की जंग से ज्यादा इसराइल और ईरान की जंग ज्यादा लग रही है। और जो कि हमने देखा भी है कि किस तरह से इसराइल बैक पे वो कर रहा है कि नेतन्याहू को डोमेस्टिकली भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का वो है सामना है। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त कोशिश ये है कि फेस सेविंग भी हो जाए और जो ट्रॉफी है वो भी उनको मिल जाए और किसी तरह वो ये भी अपने जाहिर कर लें कि वो एक नोबेल पीस प्राइज के हकदार भी हैं। अच्छा अंजा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि ये मुआहिदा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए किस हद तक पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है और वो इसको ज़ाइल करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अंजा साकिब साहिबा से ही मेरा सवाल है। अंजा साकिब साहिबा, आप इस पे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर सहर साहिबा आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, देखिए एक चीज तो यहाँ पे डेफिनेटली देखनी पड़ेगी कि जहां तक इजराइल की बात है ना, ये मुआहिदा एक उनके लिए एक पक्की पक्की डिफीट है। देखें हमेशा से ही ना उनका एक एजेंडा, और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू का ही, जो एक ट्राइड मतलब वॉर क्रिमिनल भी है, वहां से प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, उन्होंने भी उनको एक करप्शन के केस में वो उधर भी उनके एक मामलात हैं, इजराइल के अंदर भी पॉपुलैरिटी भी उनकी कम हो रही है। सो डेफिनेटली इस वॉर में कोई विनर तो नहीं है, लेकिन जो लूजर है ना वो एट दिस पॉइंट इन टाइम वो मुझे फिलहाल इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू ही नजर आ रहा है। क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी जो इश्यूज थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें यूएस के अंदर भी प्रेसिडेंट का भी कहना, तो सबसे बड़ी बात देखें इजराइल का हमेशा जो मॉडस ऑपरेंडी रहा है ना, वो किसी तरह नैरेटिव की मैनिपुलेशन आया, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना हो। इस दफा नेतन्याहू ने भी ये चीज एडमिट की है हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर कि हम ये नैरेटिव की जंग हार रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो यूएस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ये कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू शुड बी थैंकिंग मी दैट वरना इफ इट वाज़न्ट फॉर द यूएस अभी तक वो निस्तो नाबूद हो जाते। इस तरह की कॉन्टेक्स्ट कही गई थी कि 2 दिन भी नहीं लास्ट करता। सो डेफिनेटली वो एक इस चीज की रियलाइजेशन देखें अमेरिका में भी जब जो केंटन जो काउंटर टेररिज्म के हेड भी थे, जब उन्होंने भी रिजाइन दिया, दीगर और इस्तीफे भी आए हमने देखा, तो बार बार एक चीज जिस पे फोकस किया गया वो ये थी कि ये जंग जो थी वो कभी अमेरिका की थी नहीं। ये सिर्फ एक रिपोर्ट थी जिसकी बेसिस पे, एक वीक सी मुसाद की रिपोर्ट थी जिसकी बेसिस पे अमेरिका हैड टू जंप इनटू द वॉर। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सीज फायर की वायलेशंस भी हुई हैं। अच्छा, जो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी अभी देखें, अभी जो बात हो रही है वो इमीडिएटली काइनेटिक मेजर्स को रोकने की हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की हुई है, अगले 60 दिनों में न्यूक्लियर के ऊपर भी बात होगी। लेकिन कोई भी अभी तक, मुझे लगता है कि इजराइल के लिए अगेन एक स्पॉइलर जो हो सकता है वो यही होगा कि देखें जो हार्ड लाइनर्स हैं विद इन ईरान, या जो उनके एक प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं जिस तरह हिजबुल्लाह है, उसके अंदर भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं से एक पुश बैक जरूर आएगा। यानी आप ये समझती हैं कि वो जो रिजक पसंद लोग हैं उनकी जानिब से एक पुशबैक आना जो है वो मुस्तकबिल करीब में देखा जा सकता है। सहर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि ये मुआहिदा तो अमेरिका और ईरान के माबैन है, लेकिन इब्तदा इजराइल की तरफ से हुई थी,
लबनान के महाज पे भी इसी वक्त इजराइल मौजूद है। हालिया दिनों में भी उसके बयानात जो हैं वो लबनान से अपनी फ़ौजें वापस ना बुलाने के हैं। उनके वज़रा को देखें तो वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका हमारी पॉलिसीज़ के साथ नहीं है तो हमें फिर अमेरिका को भी नो कहना पड़ेगा। तो जब इस तरह की सूरत हाल है तो उनके लिए फिर ये मुआहिदा किस हद तक काबिल कबूल होगा और किस हद तक खामोशी छाई रहेगी? देखिए, इसराइल के लिए तो ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर आपने आज देखा हो तो उनके जितने भी लीडर्स हैं, ख़ास तौर से जो उनके हार्ड लाइन लीडर्स हैं, स्पेशली बेन गुवीर जैसे जो लोग हैं, वो अभी से कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी नाकामी हो गई है। अगर ये डील जो है गो थ्रू होती है कम्प्लीटली, अगर ये हो जाती है, सिग्नेचर्स हो जाते हैं और अग्रीमेंट हो जाता है, तो ये तो इसराइल के लिए बहुत गलत है। और उन्होंने ऑलरेडी बेंजामिन नेतन्याहू को एक फेलियर और एक लूजर जो है वो करार दे दिया है। उन्हीं के स्टेटमेंट्स अभी भी चल रहे हैं अल जजीरा पे और बाकी चैनल्स पे। तो इससे तो साबित यही होता है कि जो पूरी नेतन्याहू की जो अपने अगेंस्ट जो करप्शन के केसेस को अवॉइड करने का जो एक तरीका था, एक तो वो फ़लस्तीन की जंग थी और एक अपने जो डिट्रैक्टर्स हैं डोमेस्टिकली उनको ये बताना था कि मैं किसी तरह ये जो जंग है ईरान के खिलाफ, ये जो है मैं जीत जाऊंगा। क्योंकि अगर शुरू से इसराइल को अगर किसी से चैलेंज रहा है, खास तौर से वेस्ट एशिया में या इस रीजन में, तो वो ईरान से रहा है सबसे ज्यादा। और उसमें उनकी पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह अमेरिका को इस वॉर में शामिल करके और उनके थ्रू वो ये कर सके और अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं लेबनान में, चाहे वो बाकी जितनी भी जगहों पे वो कर रहे हैं, फ़लस्तीन में कर रहे हैं, तो उसको वो किसी तरह कर सके। तो उनके लिए तो ये काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी पब्लिक जो है वो ऑलरेडी उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है, चाहे वो फ़लस्तीन के मामले पे हो, चाहे वो ईरान के मामले पे हो। वहां पे जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वो इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं नजर आते, ना CNN पे नजर आते हैं, ना बाकी जगहों पे, लेकिन उसको एक तरह से वो छुपाने की तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिकली उनके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स को देखें या जितने भी ये बड़े बड़े वेस्टर्न जो पब्लिकेशंस हैं, वो ऑलरेडी नेतन्याहू के हवाले से एक तरह की क्या कहते हैं पॉलिटिकल ओबिचुरी लिख रहे हैं कि ये उनके लिए बहुत गलत होने वाला है। अच्छा, अंजा साकिब साहिबा, आप क्या समझती हैं कि ये जो रकूम की मुंतकली के हवाले से बातें हो रही हैं कि $12 बिलियन इब्तदाई तौर पे ईरान को मिलेंगे, क्या ये लिक्विड फ्रोजन एसेट्स जी को अनफ्रीज करने की जो बात है, मैं उसी ज़िमन के अंदर सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप ये समझती हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में ईरान को मिल सकते हैं, या फिर पुराने मुआहदे के तहत जिस तरह तरजीही बुनियादों पे जारी किए जाने थे कि कुछ खुराक की मद में, कुछ मुआशी और बहाली की मद में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में, कुछ खरीदारियों की मद में ये जारी किए जाएंगे? अच्छा देखिए, एब्सोल्युटली ये जो क्लैरिटी है ना अभी, ये 100% अभी नहीं मिली है मैं, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर अब इसको मैं दोबारा से अगर कंपैरिजन करूं JCPOA वाले टाइम से वर्सेस नाउ, so definitely वहां पे ये था कि it was contingent immediately upon the signing। यहाँ पे एक phased approach ली जाएगी, मुझे जहां तक लगता है, conditional on performance। so उसको एक phase wise approach, और देखें ये ज्यादा lasting भी होगा, क्योंकि इसके अंदर ये देखें कि जहाँ पे even अगर यूरोपियन पर्सपेक्टिव को मैं देखूं या क्या, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस चीज को अभी जो दोनों पार्टीज हैं, इवन इस MOU, एक और चीज आपने रियलाइज करनी है कि देखें जो MOU होता है ना, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। तभी कुछ तबसरे भी आ रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं UN की शमूलियत भी हो जाए या क्या, क्योंकि इसको लीगली बाइंडिंग करने के लिए कोई या तो इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट के तहत या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क के तहत इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना भी जरूरी है। तो अभी जो रिलेशनशिप है ना जी, दिस इज मोर ट्रांजैक्शनल रादर देन बीइंग ट्रांसफॉर्मेशनल। तो जहां तक असासों की अनफ्रीजिंग की बात है, सो उसके अंदर मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं वो कंटेंजेंट होगा ऑन डिफरेंट इवेंट्स अकरिंग। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग के ऊपर जहां तक बात है, क्योंकि बहुत नुकसान तो हुआ है एट द एंड ऑफ द डे ईरान के अंदर भी। उसके अलावा ये कि क्या जो सेंट्रल बैंक और इन्फ्लेशन का पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं प्योरली इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो जो फाइनलाइज जब होगी ना ये पीस डील, तो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर होता है वो इनके कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और डेफिनेटली जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास और ज्यादा रूम होगा टू मनूवर एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
ठीक, यानी लेकिन इस पे जो इब्हाम है एमओयू के हवाले से, सहर साहिबा आप क्या समझती हैं कि इसको कानूनी शक्ल देने में कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मुस्तकबिल के अंदर देखे जा सकते हैं, और कानूनी एतबार से इस पे कायम रहने के लिए क्या इकदाम मजीद उठाना होंगे? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो अभी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके तो अभी तक जो मेन नुकात हैं वो भी अभी तक इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ही सेड शी सेड वाली सिचुएशन है। उसमें कुछ बातें जो क्लियर हैं उसमें तो ईरान की तरफ से ज़्यादा बातें बताई जा रही हैं कि उन्होंने जिसमें ये कहा है कि हम लेबनान में भी सीज़ फायर की बात करते हैं, सिर्फ बाकी जगहों पर नहीं करते। सिर्फ ईरान के साथ ये जंग बंदी नहीं है, ये लेबनान के साथ भी जंग बंदी है, जिसका इस पूरे MOU के बारे में बात होने के कुछ ही घंटे बाद इसराइल का स्टेटमेंट आ गया कि लेबनान में तो हम लोग सीज फायर करेंगे ही नहीं, और वो जो एक्सपेंशनिस्ट जो भी वहां पे पॉलिसी चल रही है वो उसी तरह जूं की तू चलती रहेगी। तो इसमें सबसे बड़ा तो ये है कि यूएन को अगर ये इन्वॉल्व करते हैं तो वही बात है कि ये स्पेकुलेशन ही होगी कि उनको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो जो हमने एक सिचुएशन देखी है कि हर बार सीज फायर के हवाले से बात होती है, पीस डील के हवाले से बात होती है, MOU के हवाले से बात होती है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इसराइल को कौन कंटेन करेगा। अगर हम फलस्तीन के भी हवाले से देखें तो ये समझ नहीं आता कि कितनी हद के बाद जाके जो इसराइल है उसको कंटेन किया जा सकता है, क्योंकि ये MOU अपने हिसाब से तो बहुत बेहतर है, और जो अभी तक सुनने में आ रहा है जैसे पाकिस्तान ने मीडिएट किया या बाकी जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ हद तक मदद की है, या रीजन में और जो कंट्रीज हैं, टर्की हो गया या ओमान और कतर हो गए, इन्होंने हेल्प की है, वो बातें अपनी जगह हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बीच में मीडिएशन से ज्यादा जो लीगल गारंटर है वो कौन बन सकता है, कौन ये देख सकता है कि क्या लॉ इन पे अप्लाई होगा, या अगर ये ब्रेक करते हैं कोई भी MOU का क्लॉज तो कौन उनके हवाले से बात करेगा। अमेरिका कर सकता है या नहीं कर सकता उसके ऊपर भी बहस हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बॉडी, कोई इतनी स्ट्रांग बॉडी नजर नहीं आ रही जो इसराइल को लीगली बाउंड कर सकती है कि आपको इन्हीं सारी चीजों पे अमल दरामद करना पड़ेगा। आई थिंक यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है इस MOU की, कि अभी तक तो फिलहाल बातें हो रही हैं कि ये सारी चीजें होंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं जो लेबनान का सीज फायर है यही इस पूरे जो MOU है इसके लिए प्रॉब्लमैटिक भी यानी लेबनान का महाज जो है ये मुस्तकबिल के अंदर एक बड़ी पेचीदगी पैदा कर सकता है।